गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के जो पहले हिस्ट्री के चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर देखा जाए पूरे यूरोप की हिस्ट्री के साथ साथ इंडिया के हिस्ट्री के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यूरोप में उस टाइम में जो नेशनलिज्म मतलब जातीयतावाद, ये जो आइडियोलॉजी आया था, ये आइडियोलॉजी से हमारे इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और ये नेशनल मूवमेंट के वजह से ही बाद में क्या हुआ, हमें आज़ादी मिले और आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ये भी समझना पड़ेगा या ये इसका इतिहास भी जानना पड़ेगा कि नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी कैसे आया और कैसे यूरोप में धीरे धीरे ये नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी फैलते जा गया। तो इसके बाद में हम लोग जैसे इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो यूरोप के ये नेशनलिज्म के साथ हम इंडिया के नेशनलिज्म को हम लोग लिंक कर पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और यूरोप के ये नेशनलिज्म स्टार्ट कैसे हुआ था, ये आइडियोलॉजी कहां से आया था? यह आया था देखा जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही आए थे। देखा जाए तो यूरोप के अगर हिस्ट्री, वहां पर 1789 मतलब 18th सेंचुरी के जो लास्ट के टाइम जब चल रहा था, उससे पहले अगर देखा जाए तो यूरोप के हिस्ट्री को मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन 1789 में जब एक फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था तो पूरे यूरोप को हिस्ट्री को चेंज कर रखा। इसके बाद ही एक के बाद एक यूरोप में बड़े बड़े काम हुआ था, बड़े बड़े घटना घटे। तो ये जो बड़े बड़े घटना घटे तो इसके पीछे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है और इसमें सोसाइटी में एक बड़ा सा चेंज भी आया था। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी को यहाँ से इमर्जेंस करने के लिए और उसके बाद उसको स्प्रेड करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी एक बड़ा सा रोल है। तो हम लोग ये देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पहला कंटेंट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो 3 वर्ड सबसे ज्यादा उस टाइम फैला था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 बात बोला जा सकता है या 3 आइडियोलॉजी हो सकता है, जो इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस मुद्दे के ऊपर ही धीरे धीरे करके वो फैलता गया था। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, लिबर्टी जो लिबरलाइजेशन मतलब उदार होता। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें एक मीनिंग आता है कि हम लोग उदार दृष्टि से हम लोग देखेंगे। मतलब क्या है कि देखा जाए कि पहले राष्ट्र क्या कहते थे मेडिवल टाइम पीरियड में, जो वहां के जो लोग होते उस लोगों के काम के ऊपर राष्ट्र अपना रोक लगाते थे। और ये रोक लगाने का तरीका भी बहुत तरीके से होता है कि ये काम तुम नहीं कर सकते, ये सब काम तुम्हें करना पड़ेगा, मैं जो चाहता हूं तुम्हें उसी हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, गिल्ड चार्ज के लिए भी तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें जो क्लार्जी, तुम्हें जो नोबिलिटी लोग हैं तुम्हें उनके लिए भी ये काम करना पड़ेगा। यानी हमारे पूरे सोच के साथ भी वो खेलते थे। हम लोग क्या करेंगे वो तो छोड़ो, सोच के साथ भी वो लोग खेलते थे। तो ये जो हम लोगों के साथ जो चीज होता था, मतलब हमारे हर बात में वो अपना रोक लगाते थे, ये इसको हटाया गया था। ये हटाने का जो बात उठा था, ये आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसको हटाया गया। लेकिन ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मेन मुद्दे यही थे कि लिबर्टी चाहिए हमें, मतलब हम जो सोचेंगे ये हमारा खुद का सोच होगा, राष्ट्र उसके ऊपर, एक कंट्री या एक स्टेट उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। ये है लिबर्टी। दूसरा क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी मतलब समानता, मतलब सभी लोग इक्वल है। ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस का अगर सोसाइटी देखा जाए, उस सोसाइटी में तीनों स्टेट में वहां के लोग डिस्ट्रीब्यूट थे और तीनों स्टेट में जो लोग डिस्ट्रीब्यूट थे उनके बीच में पावर और फंक्शन का भी फर्क था, इकोनॉमी से रिलेटेड भी फर्क था। तो इसके वजह से उनका सोसाइटी में उनका जो मतलब सम्मान भी डिसाइड होता था।
तो ये इसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएट भी हुआ था। तो ये चीज पे एक इम्पॉर्टेंट होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ये होने के बाद कि फ्रांस में अब इक्वालिटी आया कि नहीं आया। मतलब वो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में लड़ाई किया था इक्वालिटी के लिए भी, तो हम सभी लोग इक्वल है यही मानना था वहां पर। कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, मतलब सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, समान पावर मिलेगा, समान चीजें मिलेंगे जो चीज वो लोग यूज कर सके। तो ये आ गया इक्वालिटी। और तीसरा क्या है? तीसरा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा या बिरादरी। तो भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ हम लोग मिलकर कोई कभी काम करेंगे, ये था फ्रेटर्निटी। ठीक है, सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन था ये डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होगा, यहाँ पर भाईचारे के साथ हम लोग सब काम करेंगे। तो मेनली ये तीन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ये तीन आइडियोलॉजी का। और ये तीन आइडियोलॉजी कहाँ से स्प्रेड हुआ था? ये स्प्रेड हुआ था, बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, उस फिलोसोफर के थिंकिंग के वजह से ये धीरे धीरे करके ये आइडियोलॉजी स्प्रेड हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कारण थे उस कारण के पीछे भी एक फिलोसोफर का थिंकिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और इसके सिवा भी और भी बहुत सारे रोल था, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। देखते हैं हम लोग द थ्री स्टेट्स। तो समाज में उस टाइम में देखा जाए तीनों स्टेट थे। पहला क्लार्जी, दूसरा नोबिलिटी और तीसरा एवरीवन एल्स। तो यहां पर देखो, बिफोर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल वर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। द फर्स्ट स्टेट द क्लार्जी। तो पहला स्टेट क्या है? क्लार्जी। क्लार्जी मतलब जो धर्मगुरु है। तो क्लार्जी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन थे, जो अपर क्लार्जी, लोअर क्लार्जी, मतलब लोअर चर्च का जो क्लार्जी लोग थे ये भी समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता था। तो अपर क्लार्जी लोग आराम से रहते थे, वो भी आम जनता के पास से बहुत सारे टैक्स वो लेते थे। ऐसे करके वो देखा जाए जो फ्रांस के मतलब पूरे प्रॉपर्टी जो है या पूरे लैंड जो है उसका भी एक बहुत ज्यादा पोर्शन के क्लार्जी लोग वो उनके नाम में था। तो लेकिन वो टैक्स नहीं देते थे, ऊपर से आम जनता से टैक्स लेते थे। सेकेंड स्टेट क्या था? नोबिलिटी। ये नोबिलिटी लोग भी, ये देखा जाए इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन था, इनके बीच में भी अलग अलग था। नोबिलिटी लोग ऐसे तो देखा जाए ये भी बहुत सारे टैक्स लेते थे आम जनता से, और ऊपर से बहुत सारे पावर और फंक्शन भी इनके पास था। जो सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था ये इन लोग चलाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने हिसाब से राजा को कंट्रोल कर भी सकते थे। तो ये नोबिलिटी लोग आते थे सेकेंड स्टेट में। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के लोग थे ये थर्ड स्टेट को पसंद नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेकंड स्टेट में जो नोबिलिटी लोग थे इसके बीच में भी दोनों पार्ट में डिवाइड थे। एक थे जो जन्म से जो नोबिलिटी है, और दूसरा जो बाद में क्या है कि पैसे देकर ये नोबिलिटी बनाए। मतलब अब ये अमीर बना है, अमीर से मुझे पावर और फंक्शन को मैंने खरीद लिया, तो ऐसे करके भी नोबिलिटी मैंने बनाए। तो ये दोनों नोबिलिटी के बीच में भी फर्क था। ऐसे करके सोसाइटी में बहुत सारे मतलब डिवाइडेशन था सोसाइटी में। और तीसरा, ऑब्वियसली जो तीसरा स्टेट है ये कॉमन पीपल है। इनमें से जो बुर्जुआस आते हैं, अर्बन वर्कर्स आते हैं, पीजेंट आते हैं। इनमें से जो मिडिल क्लास लोग, जो बुर्जुआस के अंदर, मतलब बुर्जुआस एक फ्रेंच टर्म है जहां पर मिडिल क्लास लोगों को बुर्जुआस बोला जाता है। जैसे वहां का टीचर, डॉक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सभी लोग, जो देखा जाए फिलोसोफर्स, मतलब या एडवोकेट, ये सभी लोग बुर्जुआस है। जो मिडिल क्लास पीपल लोग हैं ये सभी बुर्जुआस है। इनके पास पैसा तो थे लेकिन इनके पास क्या नहीं था? पावर नहीं था। मतलब ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन काम में नहीं आ सकते थे। पैसा है बहुत सारे इनके पास, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन काम में नहीं आ सकते थे। और देखा जाए अर्बन वर्कर्स और पीजेंट्स जो लोग थे इनके बराबर ये थे। तो ये तीनों स्टेट थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता था, वहां का जो मतलब वहां का जो वोटिंग सिस्टम था, उस वोटिंग सिस्टम में हमारे जैसे यहाँ पर वोटिंग सिस्टम क्या होता है कि 1 वोट 1 वैल्यू, लेकिन वहां पर ये वाला सिस्टम नहीं था। वहां पर ये तीनों स्टेट का 3 वोट काउंट होता था। मतलब फर्स्ट स्टेट से 1 वोट, सेकेंड स्टेट से 1 वोट और थर्ड स्टेट से 1 वोट, इसी तरह से वोटिंग सिस्टम काउंट होता था। पहले तो वोटिंग सिस्टम ही बहुत देर तक हुआ नहीं। जो स्टेट्स जनरल का वहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये 175 ईयर्स के बाद हुआ था। ठीक है, मतलब वहां पर जो मोनार्की सिस्टम था, तो मोनार्की सिस्टम ने 175 ईयर्स तक ये कोई भी स्टेट जनरल का कॉन्फ्रेंस लेकर नहीं आए थे। और दूसरा, जब ये लेकर आया गया था, ये हालांकि ये मोनार्की सिस्टम के विरुद्ध नहीं,
ये लेकर आया गया था कोई भी एक डिश समाज में चेंज करने के लिए, कोई भी एक डिसीजन लेने के लिए। मतलब मोनार्की सिस्टम फ्रेंच सोसाइटी में पहले से ही थे, तो लेकिन वहां पर जो स्टेट जनरल के जो असेंबली थे उस असेंबली को लेकर आया गया था इसलिए ताकि सोसाइटी में कोई एक चेंज लेकर आ सके। लेकिन वहां पर जब वोटिंग सिस्टम ऐसे टाइप का काउंट होता है तो हमेशा क्या होता है कि जो सोसाइटी में जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये दोनों का स्वार्थ एक ही टाइप का है, तो इसलिए हमेशा ये दोनों जीतते हैं और थर्ड स्टेट वाला बंदा हमेशा हारते रहते हैं क्योंकि उनका वोट हमेशा एक ही आता है। तो इसलिए 2:1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए इसलिए थर्ड स्टेट के जो पीपल सबसे ज्यादा है, लेकिन ये सोसाइटी में सबसे कम पावर ये इसके पास है और सबसे ज्यादा टैक्स इनको ही पेमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। लीगली द फर्स्ट टू स्टेट्स enjoyed many privileges, particularly exemption from most taxation। तो ये बहुत सारे सुविधा इनको मिलता था और क्या होता था ये बहुत सारे टैक्सेशन से ये एग्जाम्पशन थे और सभी टैक्स इनको पेमेंट करना पड़ता है। मतलब आम जनता को टैक्स पेमेंट किसको करना पड़ता है, एक तो राष्ट्र के हित में पेमेंट करना पड़ता है जो सरकार को, दूसरे होता है कि चार्ज को पेमेंट करना पड़ता है, तीसरा नोबिलिटी लोगों को भी पेमेंट करना पड़ता है। मतलब एक आम जनता जिसकी इनकम कम है उनको इतने सारे टैक्स पेमेंट करना पड़ता है और टैक्स भी बहुत सारे थे वहां पर। देखते हैं The three states. The first state was Catholic Church officials clergy। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट्स क्या है, जो कैथोलिक चर्च है उनके जो ऑफिशियल्स है उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कैथोलिक चर्च के ऑफिशियल्स। और उस टाइम में कैथोलिक्स वाला सिस्टम था, तो फ्रेंच सोसाइटी जो कैथोलिक सिस्टम से चल रहा था, तो कैथोलिक चर्च के जो क्लर्जी लोग थे वो हो गया फर्स्ट स्टेट। सेकेंड स्टेट में द नोबिलिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ ए फ्यू लिबरल्स, द नोबिलिटी वांटेड ग्रेटर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस for themselves but nothing for the third state। तो नोबिलिटी में क्या हुआ, विद द एक्सटेंशन ऑफ ए फ्यू लिबरल्स, इसमें कुछ लिबरल को छोड़ दो, मतलब नोबिलिटी के अंदर लिबरल लोग भी कुछ थे जो लिबरल नोबिलिटी थे, लेकिन उनको छोड़कर अगर देखा जाए द नोबिलिटी वांटेड ग्रेटर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो उनके पास बहुत सारे पॉलिटिकल सुविधा थे और इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को काम में लगाते थे फॉर देमसेल्व्स बट नथिंग फॉर द थर्ड स्टेट। वो अपने सुविधा के लिए उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को काम में लगाते थे, लेकिन तीसरे जो स्टेट में जो लोग हैं उनके लिए वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को काम में नहीं लगाते थे। और थर्ड स्टेट में क्या है, द कार्टून फ्रॉम द एरा ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिपिक्ट्स द थर्ड स्टेट एज ए पर्सन इन चेन्स। तो ये कार्टून में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर थर्ड स्टेट में यहाँ पर बोला जा रहा है उसी एरा के बाद में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में हुआ था, डिपिक्ट्स द थर्ड स्टेट एज ए पर्सन इन चेन्स, उनको चेन से बांधा गया है या तीन चेन के अंदर है, हु सपोर्ट्स द क्लर्जी एंड नोबिलिटी ऑन हिज बैक, जो नोबिलिटी और क्लर्जी ये दोनों लोगों को अपने बैक में लेकर चल रहे। मतलब ऑब्वियसली उनके पीठ में भर कर, उनके पीठ के ऊपर जो बोझा था ये नोबिलिटी और क्लर्जी लोगों का ही था। तो ये पूरे राष्ट्र को पूरे राष्ट्र का पूरा काम उनको ही करना पड़ता था, लेकिन उनके पास कोई पावर और फंक्शन नहीं था। और देखा जाए पूरे टैक्स उनको ही पेमेंट करना पड़ रहा है, उनके पास जमीन भी नहीं है, जो जमीन सभी मालिक था ये नोबिलिटी और क्लर्जी वाला लोग। तो फ्रांस के सोसाइटी की हालत उस टाइम कितना खराब था यह यहाँ से हम लोग अनुमान कर सकता है। तो उसके बाद क्या है, कंडीशन ऑफ फ्रेंच बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, और क्या देखते हैं हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या क्या कंडीशन था। टैक्स पेयर्स, द थर्ड स्टेट, ये तो पहले सोसाइटी में जो सोशल जो कॉज होता है वो सोशल कॉज के बारे में पहले हम लोग सोसाइटी में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जो सोशल कॉज था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आता है इकोनॉमिकल कॉज के अंदर, जिसमें टैक्स पेयर, द थर्ड स्टेट्स बोर द एंटायर टैक्स बर्डन। तो थर्ड स्टेट को पूरे टैक्स बर्डन उनको लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो तीर्थ का तो उनको देना पड़ता है, या तीर्थ का तो उनको देना पड़ता है 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब जितने भी खेती बाड़ी करके जितने भी चीज़ वहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसका 1/10 उसको देना पड़ता है। और दूसरा है कि टाइली, टैक्स पेड टू द स्टेट्स, ये स्टेट को पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स थे, जैसे कैपिटेशन, विटिंग, गैवेला, ऐसे बहुत सारे टैक्स थे वहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब ये सारे टैक्स को उनको पेमेंट करना पड़ता है, स्टेट को भी पेमेंट करना पड़ता है, क्लर्जी को भी और नोबिलिटी को भी। तो क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड एट देयर कॉस्ट, ये पैसों से वो एंजॉय करते रहते हैं। उसके बाद देखा जाए द फ्रेंच रॉयलिटी, द रॉयल फैमिली लिव्ड ए लग्जरी एट द पैलेस ऑफ वर्साइलिस। तो वर्साइलिस में क्या होते हैं, वो लग्जरियस लाइफ वो जीते हैं,
मतलब यहाँ पर जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं रॉयल फैमिली, इसका भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। और ये पैसा खर्च होने के वजह से फ्रांस का उस टाइम के जो राजकोष था, ये राजकोष भी खाली होने लगे। ऑब्वियसली जो राजकोष जब खाली होने लगा तो उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में फ्रांस का हालत वो धीरे धीरे खराब होता, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो तो ये इकोनॉमिक पर्पस में ही पहले प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये भी एक कारण है। ऊपर से क्या हुआ, उस टाइम में फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 16, उन्होंने बाहर के कंट्री के खिलाफ उन्होंने माने बाहर के 2 इंसिडेंट में वो अपना वहां पर युद्ध करना स्टार्ट किया था। एक ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वॉर था और दूसरा कहते हैं कि बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका, जो अमेरिका का बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो इंडिपेंडेंस वॉर था, ये दोनों में वो मतलब पार्टिसिपेशन किया था और इसके वजह से भी बहुत सारे पैसा गंवाना पड़ा था। तो ये सब चीज जो बोला जा सकता है कि एक इकोनॉमिकल पर्पस था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर आने के लिए, मतलब इसके वजह से फ्रांस के राजकोष पूरा खाली हो गया था यहाँ पर। उसके बाद लुई 16 वाज एन ऑकर्ड क्लमजी मैन। तो लुई 16 क्या थे, लुई 16 अगर देखा जाए एक क्लमजी मतलब भद्दा और ऑकर्ड मतलब अनाड़ी। तो एक अनाड़ी और भद्दा लोग थे हु हैड ए गुड हार्ट, जिसके पास अच्छा दिल तो था बट वाज अनेबल टू रिलेट टू पीपल ऑन ए पर्सनल लेवल। तो लेकिन लोगों के साथ वो पर्सनल लेवल में जो इंटरेक्ट करना होता है ना, ये चीज वो नहीं कर पाए थे। मतलब आम जनता के दुख और उनके जो हालात, ये इसके बारे में उसके पास कोई रियलाइजेशन नहीं था। वो महल में रहते थे, वहां पर आराम से जिंदगी जीते थे, लेकिन आम जनता के बारे में वो उनका मतलब ये रियलाइजेशन नहीं था। लेकिन गुड हार्टेड लोग थे। तो ये है। उसके बाद देखते हैं और मेरी आंतोआनेत इन हर अर्ली ईयर्स एज क्वीन। तो ये क्वीन था, वॉज फ्लाइटली एंड इरेस्पॉन्सिबल, एक इरेस्पॉन्सिबल महिला है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा ये आराम से जीते थे। शी स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑन क्लॉथ्स, माने बड़े जो उसके जो मूल्य होते हैं उस मूल्य में वो क्लॉथ खरीदते थे। बाइंग ए न्यू ड्रेस नियरली एवरी अदर डे, वो हर दिन ऐसे ऐसे करके न्यू ड्रेस खरीदते थे और जिसका पैसा बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम में। फ्रेंच जो मतलब जो फ्रेंच के जो कॉइन है उस कॉइन में। बीइंग ऑस्ट्रियन शी वॉज टेरिबली अनपॉपुलर इन फ्रांस एंड हैड न्यू फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रियन के जो उनके धारणा से देखा जाए तो शी वॉज टेरिबली अनपॉपुलर। तो वो क्या धीरे धीरे क्या है हुआ, फ्रांस के सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर होने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो होता था वो अपने आराम में इतना जीते थे कि इतना ज़्यादा फ्रांस के राजकोष को उन्होंने खाली किया था कि इसके वजह से पूरे दोष उनके ऊपर ही गया था। तो ये इसके लिए फ्रांस में उनके बहुत ही ज़्यादा उनके घर में उनका शत्रु आ गया था। मेरी आतोनात के बात किया जा रहा है, ये देखो पैलेस ऑफ वर्साइलिस। ये वर्साइलिस जो म्यूजियम है, मतलब जो पैलेस है, पैलेस का हालत देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने सारे पैसा को इन्वेस्ट किया गया और इसे मेंटेनेंस करने के लिए कितने सारे वहाँ पर मतलब किसी सारे पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता था। तो इससे होता है कि फ्रांस के बाहर के हालत खराब था लेकिन पैलेस में ये लोग आराम से जाते थे। इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता था वहाँ का राजकोष के ऊपर, और ये राजकोष धीरे धीरे करके वहाँ का सोसाइटी और पॉलिटिकल कंडीशन में इफेक्ट करते थे। अब ये सब जब हालत चल रहा था तो इस दौरान देखा जाए यहाँ पर बहुत सारे फिलोसोफर्स आए थे, जो फिलोसोफर्स ये कंडीशन के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था, जैसे जॉन लॉक, जीन जैक्वेस रूसो, मोंटेस्क्यू, इसके साथ भी वोल्टेयर का नाम भी आता है। तो जॉन लॉक एक साइकोलॉजिस्ट है जो इंग्लैंड के बंदा है। तो वो वहाँ पर उन्होंने एक अपना सोच जॉन लॉक उन्होंने लिखा था, जिससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था ये 3 जो फ्रेंच के जो फिलोसोफर्स है, एक जो रूसो, दूसरा मोंटेस्क्यू, तीसरा वोल्टेयर। ये तीनों जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था इस आइडियोलॉजी से, और बाद में जाकर वो धीरे धीरे करके वो भी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो उनका जो बुक्स आया था, ये बुक्स भी फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा तेजी से वो बुक्स मतलब बिका है, लोगों के पास वो बुक पहुंचा। और उस बुक्स में मतलब ऐसे बहुत सारे आइडियोलॉजी के बारे में उन्होंने लिखा जो राष्ट्र के हित में नहीं जाता। कई बार ऐसे लिखा गया कि राष्ट्र में जैसे राजा ये मेन नहीं हो सकता, जनता ही मेन कैरेक्टर है। जनता अगर चाहे तो राजा के खिलाफ बोल सकते हैं, राजा अपने काम के लिए जनता के पास रिस्पॉन्सिबल होता है।
कहीं पर चार्ज के अगेंस्ट में वहां पर क्रिटिसिज्म किया गया, ठीक है। मतलब ऐसे कहीं पर बोला गया कि लॉ का शासन होना चाहिए, मतलब इसी टाइप का वो इस किताब में वो बोलते गए थे। और जिसके वजह से ये किताब जब लोगों के पास में पहुंचा तो लोग क्या हुआ, इस किताब को पढ़े और बहुत ही ज्यादा इस किताब से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। तो ये भी एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है ये। उसके बाद एक्चुअल कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल, तो कॉमन पीपल का एक्चुअल कंडीशन को हम लोग देखते हैं उस टाइम में सबसिस्टेंस रायट्स। तो वहां पर क्या हो रहा था उस टाइम में, जो रायट हो रहा था उस टाइम में देखा जाए, और लॉन्ग क्वेयर्स फॉर ब्रेड, सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो यहाँ पर भी देखा जाए जो बड़े लंबी लाइन था, यहाँ पर कतार थे उस टाइम में फॉर ब्रेड, जो ब्रेड मतलब रोटी खरीदने के लिए, क्योंकि उस टाइम में फ्रांस में क्या होता था कि फ्रांस में आम जनता जो था, आम जनता के पास पैसा नहीं था, क्योंकि पूरे पैसा तो देखा जाए वहां पर दोनों स्टेट के लोगों के पास थे, एक क्लर्जी और दूसरा नोबिलिटी। और बाकी जो पैसा है, पैसा एक तो क्या जो पैलेस है, मतलब जो राज पैलेस है वहां के पीछे खर्च हो जाता है, या बाहर के कंट्री के लिए जो वॉर में जाते हैं वहां पर खर्च हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि फ्रांस में राजकोष भी खाली है और आम जनता के लिए पैसा नहीं है, और आम जनता के ऊपर से वो राजकोष पूरा करने के लिए आम जनता के ऊपर से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। फिर आम जनता वो टैक्स चुकाते चुकाते क्या होते, उनके पास पैसा नहीं रहता था और रोटी खरीद नहीं पाते थे। इसके लिए देखा जाए फ्रांस में बहुत ज़्यादा रोटी के लिए वहाँ पर राइट भी होने लगे, और रोटी के लिए बहुत ज़्यादा लाइन भी पड़ा था वहाँ पर। तो यहाँ से देखा जाए इंसान की भूख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब भूख के मारी में होता है तो अब देखा जाए वो वहाँ से राइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ से जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के खिलाफ वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रांस में भी वही हालत हुआ था उस टाइम में। कॉलिंग द स्टेट जनरल, अब इस हालत में क्या किया गया, इस हालत में स्टेट जनरल का जो असेंबली है उसको बुलाया गया। स्टेट जनरल क्या है, वहां का एक पार्लियामेंट्री सिस्टम टाइप का था, लेकिन ये पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां के सोसाइटी के बारे में डिसीजन लेता था, सोसाइटी के फॉर्मेशन का, मतलब यहाँ पर कंट्री के जो पॉलिटिकल हेड कौन होगा इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेते थे, सोसाइटी के फॉर्मेशन के बारे में वहां पर डिसीजन लेते थे। तो मीटिंग द स्टेट जनरल में 5 1789, तो ये 1789 के अर्थ में यहाँ पर आया था। और ये एक चीज मैं बता देता हूँ कि स्टेट जनरल जो असेंबली हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस लास्ट टाइम हुआ था 175 ईयर्स से पहले, मतलब 1789 से 175 ईयर्स से पहले, जो लुइस 14 शायद 14 के टाइम पीरियड में ये हुआ था। तो लुइस 14 के बाद लुइस 15 आया था, 15 के बाद 16 आए थे, और 16 के टाइम भी ये जाकर स्टेट जनरल के जो कॉन्फ्रेंस यही हुआ था। तो बीच में इतने टाइम नहीं हुआ, क्योंकि इसने टाइम प्रॉब्लम नहीं आया था तो नहीं हुआ था। तो मतलब ये जो जनता जनार्दन जहां पर आना चाहिए, ये असेंबली ना हो तो वहां पर कहाँ का डेमोक्रेसी, वहां का डेमोक्रेसी सिस्टम था ही नहीं। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पर हो रहा है। तो फाइनली स्टेट जनरल का जो कॉलिंग हुआ था, वहां पर स्टेट जनरल के कॉलिंग के वहां पर क्या हुआ था, तीनों स्टेट के लोग आए थे, लेकिन वहां पर जो डिबेट पहले ही स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि आम जनता के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था जो वहां पर, और ये आम जनता को तो प्रॉब्लम हो रहा था, उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो हो रहा था बुर्जुआ को, क्योंकि मैंने बोला कि बुर्जुआ है मिडिल क्लास पीपल, और मिडिल क्लास पीपल के पास क्या है, पैसा है लेकिन पावर नहीं है। तो ये चाहते थे कि हम लोगों के पास पावर आए। तो ये क्या किया, आम जनता के साथ मिलकर ये भी इनके खिलाफ बोलने स्टार्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पर जो मेनली जो प्रॉब्लम था कि ये लोग जानते थे कि स्टेट जनरल के जो असेंबली हो रहा है, यहाँ पर अगर वोटिंग सिस्टम हो तो हम हमेशा ही हारेंगे, क्योंकि वो दो स्टेट एक साइड में है और यहाँ पर हम लोग अकेले हैं, और वोटिंग सिस्टम क्या है, स्टेट वाइज है, ये पर हेड नहीं है। तो यहाँ पर वो जानते थे, तो वो इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया, और राजा के पास ये बोला कि नहीं, जो वोटिंग सिस्टम होगा सिर्फ वोटिंग सिस्टम होगा, पर हेड होना चाहिए। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाला बंदा, ये तो वो लोग जानते ही थे कि पर हेड अगर हो तो हम लोग हार जाएंगे, तो वो इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या किया, जो थर्ड स्टेट वाला बंदा है, ये सेकंड जनरल, ये जो स्टेट जनरल का जो असेंबली है, इसको वहां से निकल गया, उसको ताला लगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वो 3 दिन के बाद टेनिस कोर्ट, उसके पास में जो था टेनिस कोर्ट था, वहां पर वो आए थे। द डेलीगेट्स एग्रीड एंड ऑल बट वन ऑफ द 578 डेलीगेट्स साइंड इट। तो वहां पर वो लोग आए थे, वहां पर आकर उन्होंने एक मतलब 3 दिन के बाद वो लोग जब वहां पर असेंबली में जा रहे थे स्टेट जनरल के, तो वहां जाकर देखा उन्होंने ताला लगा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने वहां पर एक ओथ लिया था। तो उस ओथ में क्या 578 डेलीगेट्स वहां पर उसके ऊपर साइन किया गया था,
ये 578 डेलीगेट्स था, वहां पर सभी लोग ने साइन किया, स्पेशली थर्ड स्टेट वाला बंदा। और वहां पर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि द नेशनल असेंबली considering that it has been summoned to establish the constitution of the kingdom, decrees that all members of this assembly shall immediately take a solemn oath not to separate until the constitution of the kingdom is established on firm foundation, June 20, 1789। तो ये देखा जाए जून 20 को आसपास ये लिया गया था टेनिस कोर्ट के ओथ, और जहां पर स्पेशली ये बोला गया कि तब तक स्टेट जनरल का कोई भी असेंबली नहीं होगा जब तक हमारे दाबी जो था इस दाबी को तुम लोग मान लो। स्पेशली देखा जाए यहाँ पर ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये लोगों का दाबी क्या था, जो पर हेड वोटिंग सिस्टम चालू होना चाहिए। तो ये चीज को दाबी को तुम लोगों को पहले मानना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जो स्टेट जनरल का असेंबली होगा। अब राजा था मजबूर, राजा उस टाइम लुइस 16 थे, और लुइस 16 मजबूर थे इसलिए क्योंकि उनका जो वहाँ का फ्रांस का सोसाइटी का हालात था, फ्रांस में जो रोटी को लेकर जो दंगे हो रहे थे, इसको उनको संभाला नहीं जा रहा था। तो वो आम जनता के पास से मदद चाह रहे थे, कुछ ना कुछ वो चाह रहे थे। तो वो मजबूरन मतलब उस स्टेट जनरल के असेंबली उसको बुला लेने के लिए वो मजबूर हुए थे। मतलब अगर उनके पास सबको हालत ठीक ठाक था तो वो बुलाते नहीं है स्टेट जनरल का असेंबली। तो इसी कंडीशन में जब स्टेट जनरल का असेंबली बंद हो गए, एक तरफ से थर्ड स्टेट वाला बंदा चाह रहे थे कि मतलब पर हेड वाइज वोटिंग सिस्टम हो, और ऊपर से फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाला बंदा चाह रहे कि जैसे चल रहा है उसी वाला सिस्टम चले। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर से राजा भी वो बीच में फंस गए। तो यहाँ से बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखा जाए मुनियर सजेशन, मुनियर ने क्या बोला था, मुनियर नाम का बंदा, लेट अस स्वेयर टू गॉड एंड आवर कंट्री दैट वी विल नॉट डिस्पर्स अंटिल वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए साउंड एंड जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज इंस्ट्रक्टेड बाय दोज हु नॉमिनेटेड अस। तो लेट अस स्वेयर टू गॉड, तो गॉड के पास हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि एंड आवर कंट्री दैट वी विल नॉट डिस्पर्स, तो हमारे कंट्री के लिए कि वी विल नॉट डिस्पर्स अंटिल वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए साउंड। तो जब तक हम हमारे बॉयज को हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर पाते तब तक जस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एज इंस्ट्रक्टेड बाय दोज हु नॉमिनेट अस, तो जो हमें नॉमिनेट करते मतलब आम जनता लोग हमें जो नॉमिनेट करते हैं उनके लिए हम लोग जब तक काम नहीं कर सकते तब तक हम लोग गॉड के पास जो हम लोग गॉड के अकॉर्डिंग जो हम लोग इस क्षमता में आए थे वो उसका कोई मतलब वजूद नहीं रहता। ठीक है, बेसिकली ये जो फिलोसोफर्स थे, फिलोसोफर्स ने एक चीज वहां पर बोले थे कि आप जो राष्ट्र की जो क्षमता में आ रहे थे, ये क्षमता में आने के लिए भी देखा जाए कि आप आम जनता के पास से उनके पास से मतलब उनके भरोसे में आप क्षमता में आ रहे, मतलब आप जनता के लिए आप एक गॉड के दूत जैसा हो, तो इसीलिए आप वहां पर आ रहे हो। तो ये चीज मतलब मुनियर इसी चीज के ऊपर ध्यान दिया गया, मुनियर के जो डायलॉग था वही चीज बोले कि आम जनता का भरोसा तब तक हम लोग नहीं जीत सकते और तब तक हम लोग गॉड के जो हम लोग मतलब गॉड के पास जो प्रॉमिस हमने किया है ये प्रॉमिस भी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक हम लोग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करें, मतलब हम लोग जो एक साउंड सिस्टम ना बनाए। तो ये चीज यहाँ पर मुनियर से सजेशन द्वारा बोला गया। उसके बाद देखा जाए, हाँ, ये प्लेट डिपिक्टिंग स्टेट जनरल, यहां पर क्या बोला गया, व्हेन द स्टेट जनरल मेट ईच स्टेट सोलेमली मार्च इनटू द हॉल एट वर्सेलिस, जब स्टेट जनरल के लोग फाइनली मेट हुआ तब क्या हुआ, स्टेट सोलेमली मार्च इनटू द हॉल एट वर्सेलिस। तो वर्सेलिस के जो हॉल थे उस हॉल में वो लोग तीनों ही मार्च करके वहां पर आए थे। द स्टार्ट स्टेट dressed at all in black, the nobility dressed in all their finery। तो थर्ड स्टेट वाले लोग वहां पर काले कपड़े पहनकर आए थे। द nobility dressed in all their finery, तो वहां पर नोबिलिटी जो लोग थे, मतलब नोबिलिटी कौन से वाला स्टेट के लोग है, नोबिलिटी है सेकेंड स्टेट वाला लोग है, सेकेंड स्टेट वाला जो लोग नोबिलिटी, ये भी वहां पर क्या हुआ, वो सज धज कर वहां पर आए थे। फिनारी मतलब सज धज कर आना। एंड द क्लर्जी ड्रेस्ड इन फुल रेगालिया, रेगालिया मतलब जो उनके पास जो इनाम है वो सब इनाम मतलब उसी हिसाब से वो सब लेकर वहां पर आए थे क्लर्जी लोग। तो इसी तरह से अपने ड्रेस करके वहां पर आए थे। तो नेशनल असेंबली में आए, नेशनल असेंबली में वो धीरे धीरे वहां पर शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रेवोल्यूशन स्प्रेड्स टू कॉमन पीपल, अब धीरे धीरे करके कॉमन पीपल के अंदर वहां पर स्प्रेड्स करने लगे रेवोल्यूशन। तो नेशनल असेंबली, ये जब स्टेट जनरल के जो असेंबली है ये जब बुलाया था वहां से ही देखा जाए ये
फ्रेंच रिवोल्यूशन धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा फैलना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ये समझ में आ रहे थे कि राजा के पास ये पावर नहीं है कि राजा यहाँ पर जो हालत है इस हालत को कंट्रोल करे। तो वहाँ पर वो पैसे के लिए, मतलब उनके पास तो भूख है, क्योंकि वो रोटी के लेकर वहाँ का दंगा चल रहा है, तो इसलिए वो भूख उनके बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए वो इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, जो अभी जो सिस्टम चल रहा है। Where is the money? In the cartoon from the time, Louis is looking at the chest and asks, where is the tax money? तो लुइस क्या बोल रहे हैं कि लुइस ऑब्वियसली यहाँ पर लुइस 16 के बात किया जा रहा है कि यहाँ का टैक्स मनी कहाँ पर है। द फाइनेंशियल मिनिस्टर नेकर लुक्स ऑन एंड सेज, तो फाइनेंशियल मिनिस्टर नेकर, उस टाइम तो ये भी पता चल रहा है कार्टून से कि उस टाइम फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन था, नेकर था। तो नेकर ने क्या बोले, द मनी वाज देयर लास्ट टाइम आई लूट, तो मनी यहाँ पर ही था लास्ट टाइम मैंने यही देखा है। द नोबल्स एंड क्लर्जी आर स्नीकिंग आउट द डोर, तो बाहर में क्या था, नोबल्स और क्लर्जी था, कैरिंग सैक्स ऑफ मनी सेइंग वी हैव इट, तो वो लोग हंसते हंसते बोल रहे कि हम लोगों के पास पैसा है। मतलब यही इससे एक ये जो कार्टून है, इस कार्टून से ये पता चलता है उस सोसाइटी के हालात, मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी जो लोग हैं यही पूरे मानी को अपने पास रखते थे, ये पास पूरे मानी को, मतलब इनके पास ही देखा जाए ये जनता के पास से, आम जनता के पास से लूटते थे, और ये राजा भी जानते थे लेकिन राजा कुछ नहीं कर पाते थे, ये ऐसा ही उनका हालत था। फिर देखा जाए वुमेन्स मार्च इन वर्साइलिस, यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब वुमेन्स मार्च इन वर्साइलिस, वुमेन्स मार्च टू वर्साइलिस, वर्साइलिस की जो प्रासाद है उसके तरफ वो मार्च करते जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? ऑब्वियसली उनके पेट में भूख है, मतलब रोटी के लिए वहां पर भी गांव में दंगा हो रहा है, वो उनके पास ब्रेड के लिए उनको जाना ही था, तो इसलिए वो मार्च करके वर्साइलिस की तरफ जा रहे थे। तो इसमें क्या बोला गया, ऑन अक्टूबर 4, 1789 ए क्राउड ऑफ वुमेन डिमांडिंग ब्रेड ऑफ देयर फैमिलीज, तो वो क्या डिमांड कर रहे थे, अपने फैमिली के लिए ब्रेड चाहिए। मार्च टुवर्ड्स वर्साइलिस के तरफ वो मार्च करके जा रहे थे। व्हेन दे अराइव्ड शोकिंग वेट फ्रॉम द रेन, जब वो अराइव मतलब वो जब जा रहे थे तो रेन को क्या कर रहे थे, वो रेन को सोक करके जा रहे थे। तो दे डिमांडेड टू सी द बेकर, तो वो क्या डिमांड कर रहे थे उस टाइम में, वो डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को बेकर चाहिए, बेकर्स के वाइफ चाहिए और बेकर्स के लड़के को चाहिए। क्यों चाहिए? बेकर मतलब क्या है, रोटी बनाने वाला। तो उस टाइम में ऐसे हालात थे कि रोटी बनाने वाला मतलब सभी भूख से मार रहे हैं, तो इसी टाइम में जो रोटी बनाने वाला था उनका जरूरत सबसे ज्यादा हो गया था, तो ये उन लोग डिमांड करते करते वहां पर जा रहे थे। द किंग मेट विथ सम ऑफ द वुमेन, तो किंग क्या फाइनली वो क्या कुछ वुमेन से वो मुलाकात किया एंड एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द ब्रेड इन वर्साइलिस, तो वर्साइलिस के प्रासाद में जितने भी ब्रेड रहे ये सब ब्रेड वो क्या करेंगे, टू द क्राउड्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बोला गया। रैगिंग मॉब और सोल्जर्स ऑफ लिबर्टी, तो यहां पर जो मॉब था, रैगिंग मॉब एंड और सोल्जर्स और ऑफ लिबर्टी, तो द पेरिशियंस हु स्टॉर्म्ड द बास्टिल, तो इसमें क्या हुआ, मॉब और भी ज्यादा मतलब वो उत्तेजित हो गया है उसमें, और क्योंकि वहां पर देखा जाए एक्चुअल में राजा तो ये बोला था राजा ने, लेकिन एक्चुअल में ये पूरे जो मतलब जितने भी वहां पर मॉब थे, सभी मॉब को अगर रोटी देना है तो वहां पर वर्साइलिस में जितने रोटी है वो सब खत्म हो जाएगा और भी ज्यादा उनको देना पड़ेगा। तो ये नहीं था उनके पास वो देने का, मतलब वो देंगे तो कुछ लोगों को दे पाएंगे, सभी को दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए मॉब और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए। सोल्जर्स ऑफ लिबर्टी, तो मतलब वो और क्या होगा, सोल्जर्स भी उत्तेजित हो गए, तो ये लिबर्टी के लिए मतलब उदार नैतिक के लिए वो क्या किया, वहां पर अटैक किया। उनका सोचना धीरे धीरे चेंज हो रहा था, वो दूसरे सोच के लिए वहां पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। द पेरिशियंस हु स्टॉर्म्ड द बास्टिल, तो पेरिशियंस मतलब जो फ्रांस में जो लोग रहते उससे पेरिशियंस कह रहे, मतलब स्पेशली पेरिस में जो लोग रहते, तो ये पेरिशियंस क्या करे, वो बास्टिल के जो वहां पर जो फोर्ट है उस फोर्ट की तरफ वो स्टॉर्म मतलब आदि की तरफ वहां पर भाग कर वो आ रहे थे। तो स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया गया कि बास्टिल की तरफ कैसे लोग वहां पर चारों तरफ वहां पर जमायत हुए थे और वहां पर कैसे बास्टिल की तरफ वो सब लोग वहां पर आ रहे थे बहुत तेजी से। मॉब सर्च फॉर वेपन्स, तो मॉब फाइनली वो क्या सर्च कर रहे थे, वो सर्च कर रहे थे वेपन्स को, क्योंकि अगर बास्टिल को अगर उनको गिराना है, बास्टिल के वहां पर जो फोर्ट था वो पेरिस के जो मतलब वो मेन फोर्ट था वहां पर राजा का, तो ये फोर्ट से वो अपना मतलब पूरे फ्रांस के ऊपर वो अपना दबदबा रखते थे। अगर बास्टिल को गिराना है तो पहले वहां का वेपन्स चाहिए, तो मॉब्स रोम्ड इन सर्च ऑफ वेपन्स, तो वो पहले वेपन सर्च कर लेते। ऑल्दो सम मस्केट्स वर फाउंड, कुछ बंदूक उनको मिला था, मस्केट्स मतलब बंदूक, जो बंदूक उनको मिला था व्हेन दे ब्रोक इनटू ए पब्लिक हॉस्पिटल फॉर वुंडेड सोल्जर्स,
तो उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक हॉस्पिटल को उन्होंने ब्रोक कर दिया, जो घायल सोल्जर्स है उनके लिए देयर वाज नो एमुनिशंस, तो वहां पर कोई भी एमुनिशंस नहीं मिला था, मतलब एमुनिशंस मतलब गोला बारूद। तो ये वो लोग सोचते थे कि जहां पर घायल सोल्जर है वहां पर भी शायद एमुनिशंस मिल सकता था, लेकिन वहां पर भी कोई एमुनिशंस नहीं मिला है। द एमुनिशंस वाज स्टोर्ड इन द बास्टिल, एमुनिशंस उस टाइम कहां पर स्टोर थे, बास्टिल के अंदर ही स्टोर था। तो फाइनली वो लोग क्या किया, फाइनली वो बास्टिल को गिराया गया, द फॉल ऑफ द बास्टिल, बास्टिल को वो लोग गिरा दिया, बास्टिल जो फोर्ट है उसको गिरा दिया। तो ये भी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, बास्टिल के फोर्ट को गिरना। मतलब बास्टिल को जो फोर्ट है ये जब गिरा था तो देखा जाए कि जो यूरोप के जो ट्रेडिशनल मोनार्की वाला सिस्टम था, ये मोनार्की सिस्टम भी उसके साथ साथ धीरे धीरे गिरना स्टार्ट किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का इंसिडेंट है। तो बर्निंग चैटियाक्स एज द प्रेजेंट्स राइट इन द कंट्री साइड, तो यहाँ पर जो देखा जाए जो वहाँ पर महल है जो या दुर्ग है, ये सब मतलब ये सब क्या है, पिजन के राउट के वजह से वहाँ पर भी कंट्री साइड में जितने भी ये सब है तो सभी में आग लगाया गया था, सभी में आग जल रहा था। और लिबरेटेड प्रिजनर्स पैराडाइंग लेटर इन द डे, तो बाद में क्या किया, उसके दिन में जो लिबरेट पर्सन थे, मतलब जो आज़ाद सोच रखने वाला, दूसरी तरीके से सोच रखने वाला जो लोग थे, ये जो प्रिजनर जिसको पहले बंदी बनाया गया था, ये सब लोग आज़ाद हो गए। और ये क्या किया, पैराडिंग मतलब ये सेलिब्रेट करते करते रास्ते में जा रहे थे। और अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर धीरे धीरे फ्रांस के जो गवर्नमेंट वाला सिस्टम है उसमें धीरे धीरे कब्जा कर लिया था, जो यहाँ पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा था। तो यहाँ पर अब सोचा गया कि अब फ्रांस में एक नया वहाँ पर नया शासन सिस्टम आना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर नया शासन सिस्टम आए तो वहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। लेकिन अभी भी फ्रांस के लोग कॉन्फ्यूज थे। कन्फ्यूज क्यों थे? कन्फ्यूज थे इसलिए क्योंकि वो लोग मोनार्की सिस्टम को लेकर अभी भी कन्फ्यूज थे। मतलब पहले मोनार्की सिस्टम तो फ्रांस में था, लेकिन ये मोनार्की सिस्टम थे कि वहां पर उनके पास ही सबसे ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी ये नया अभी जब 1789 के बाद फ्रांस के जो लोकल लोग हैं, ये लोग समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अब मोनार्की सिस्टम को रखना चाहिए या हटाना चाहिए। तो ये अभी उस डिसीजन को ले नहीं पा रहे थे क्योंकि उस टाइम ये नया था कि मोनार्की सिस्टम को एकदम से हटाकर नया वाला गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फॉर्मेशन बनाए वो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब मोनार्की सिस्टम रहेगा लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको पावर को हम रोक कर रखेंगे। मतलब वहां का जो राजा होगा, ये राजा देश को शासन करेगा, लेकिन हम लोग राजा के नाम से देश को शासन करेंगे, लेकिन राजा अपने काम के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास रिस्पॉन्सिबल होगा। और ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन कहां से किया जाएगा, एक पार्लियामेंट के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। मतलब राजा अपने काम के लिए पार्लियामेंट के पास रिस्पॉन्सिबल होगा। राजा के हाथ कुछ पावर लिमिटेशन करके उसको रखा गया था और ये भी पावर डिसाइड होता था पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये किसके वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो वहां पर जो नागरिक है और जो लोग है उनके लिए जो डिक्लेरेशन आया था वहां से ऐसे आए थे। तो मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन देयर राइट्स। तो इसमें क्या बोला गया, लोग जन्म लेते हैं फ्री एंड इक्वल, तो वो फ्री है सबसे, मतलब गुलामी से फ्री है, एंड इक्वल वो समान है इन देयर राइट्स, अपने राइट्स को मिलने के लिए। दिस राइट्स आर लिबर्टी फॉर प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी। तो उनको लिबर्टी मिलना चाहिए, मतलब आज़ाद सोचना होना चाहिए, प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, एंड सिक्योरिटी मतलब जमीन के लिए या अपने प्रॉपर्टी के लिए जो भी हो, और जो उनका जो सिक्योरिटी है ये सभी चीज़, एंड रेजिस्टेंट ऑफ टू ऑपरेशन। तो ये सब चीज़ के लिए उनको एक प्रॉपर राइट मिलना चाहिए। दूसरा बोला गया द फंडामेंटल सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। तो फंडामेंटल सोर्स इसको क्या किया, जो मौलिक उनका जो सोर्स है सोवरेनिटी का, सोवरेनिटी मतलब प्रभु, तो इनका ये सब एक नेशन में रेशन के हाथ में है। ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, ये एक रेशन के हाथ में होना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति के अंदर हाथ में नहीं होना चाहिए, ये नेशन के अकॉर्डिंग में होना चाहिए, नेशन के पास ये पावर रहेगा। तीसरा होगा क्या, द लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ को क्या किया गया, ये एक जनरल विल का एक्सप्रेशन बनाया गया। मतलब साधारण जो विल बनाते उस विल का एक मतलब उसका एक्सप्रेशन होगा ये लॉ। All citizens have the right to take part personally or through representatives in the making of the law। तो इसमें ये चीज बोला गया कि जनरल एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सभी बंदा मतलब सभी लोग तो के लॉ बनाने के काम में वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। मतलब वो जाकर लॉ बनाने के लिए वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो से मतलब वहां पर असेंबली में जाकर।
अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये हुआ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि फ्रांस में जब वहाँ पर जो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो वोटिंग सिस्टम आए थे, वहाँ पर भी दो लिमिटेशन थे। एक तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार तभी भी नहीं आए थे, और दूसरा जो था वहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम आए थे वो पैसों से रिलेट थे, मतलब एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर जिसके पास पैसा है वही सिर्फ वोट दे सकते हैं। और दूसरा बात है कि सर्टेन और भी सर्टेन अमाउंट है, मतलब उससे भी ज्यादा, उससे जिसके पास पैसा है वो वोट में एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते थे। मतलब इसी तरह से लिमिटेशन लेकर आया गया। तो नाम का धीरे धीरे करके लिबरेशन, जो लिबर्टी वाला जो सोचना था ये नाम का सोचना था, मतलब अभी तक पूरा तरीके से लिबर्टी वहां पर सिस्टम नहीं आया था। तो इसके बाद देखते द किंग रिटर्न टू द पेरिस। अब किंग्स क्या किया, किंग्स रिटर्न हो गया पेरिस में अंडर प्रेशर फ्रॉम द नेशनल गार्ड। तो नेशनल गार्ड उसके अंदर में प्रेशर फ्रॉम नेशनल गार्ड। द किंग ऑल्सो एग्री टू रिटर्न द पेरिस। तो नेशनल गार्ड उसके बंदी बनाकर वहां पर मतलब उसके हाथ उसको बंदी बनाकर किंग को लेकर आए पेरिस में विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। तो अपने बीवी और चिल्ड्रेन के साथ वहां पर आए थे। इट वॉज द लास्ट टाइम द किंग सॉ वर्सलाइस। तो ये लास्ट टाइम था जो वो वर्सलिस के जो राजप्रासाद है वहां पर उसी को लास्ट टाइम वो देखे थे। द फ्लाइट टू Valence. Although the king reluctantly accepted the new constitution, तो किंग क्या किया, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। ही कुड नॉट एक्सेप्ट, मतलब ये 1791 का टाइम की पीरियड का बात किया गया। अभी तक फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद 2 साल हो गया, और ये 2 साल चला था कम लगभग। ये मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का तरीका ये 2 साल तक चला था, और 2 साल तक यहाँ पर जो सिस्टम था ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाला सिस्टम यहाँ पर चल रहा था। ही कुड नॉट एक्सेप्ट ऑल द रिफॉर्म्स। ये नया कॉन्स्टिट्यूशन को तो मान लिया किंग, मतलब लुई 16, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो रिफॉर्म्स है सभी रिफॉर्म्स को मान नहीं पा रहा था। स्पेशली द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लार्जी, मतलब क्लार्जी लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए गए थे उसको वो मान नहीं पा रहे थे। एंड डिसाइडेड टू लीव द कंट्री। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं आराम से मैं कंट्री छोड़कर चला जाऊंगा। तो ऑन जून 20, 1791 द किंग एंड हिज फैमिली सेट आउट फॉर द बॉर्डर इन ए कैरेज। तो एक कैरेज से लेकर मतलब गाड़ी से वो क्या कर रहे थे, वो में बॉर्डर को पार करने के बारे में सोच रहे थे। तो और वो उसी तरह से वो कोशिश कर रहे थे। द किंग वॉज डिस्गाइज्ड एज ए स्टीवर्ड एंड हिज सन वॉज वेयरिंग ए ड्रेस। तो किंग को क्या किया, वहां बाद में जाकर वहां पर बंदी बनाए जा रहे गए थे, मतलब वो पकड़े गए और उसको वहां पर बंदी बनाकर उसको यहाँ पर लेकर आया गया। एट द बॉर्डर विलेज ऑफ वेरेंस ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड इवेंचुअली एप्रीहेंडेड। तो बॉर्डर में क्या किया, एप्रीहेंडेड मतलब वहां पर क्या किया, उसको गिरफ्तार किया गया था, उनको शनाख्त किया गया। तो वहां पर मतलब वहां पर जब बॉर्डर में गए थे तो किंग्स एक आम जनता के तरीका गए थे, और उनको जो बेटे थे उनको उनका ड्रेस पहनाया गया था। तो इसी तरह से एक्सचेंज करके गए थे, लेकिन बॉर्डर में पकड़े गए। बॉर्डर में पकड़े जाने के बाद उनको शनाख्त किया गया और उनको वहां से बंदी बनाकर उनको लेकर आया गया, फिर से पेरिस में लेकर आया जा रहा था। तो इसका एक कारण है, आम जनता ये इतना भड़क क्यों गए थे, क्योंकि वो तो शांति से वो भाग रहे थे यहाँ से। इसका जो मेनली रीजन था कि उस टाइम में वो जो भागकर जिस कंट्री में जा रहे थे वो था बेल्जियम, और वहां पे उनका जो शाला वहां पर था, मतलब जो बीबी का जो भाई वहां पर था, और उनके पास से वो सोच रहे थे कि मदद लेकर आकर फ्रांस में फिर से अटैक करें। और ये आम जनता ये चीज को मतलब ये चीज को उन्होंने समझ लिया था, तो इसलिए आम जनता ने उनको पकड़ लिया था। तो फाइनली वो अटैक करते कि नहीं करते ये डिबेटेबल चीज है, लेकिन ये चीज को आम जनता ने समझ लिया था, इसलिए आम जनता ने उनको पकड़कर उनको बंदी बनाकर फिर से लेकर आए थे यहाँ पर पेरिस में। द एप्रिसिएशन ऑफ लुई 16 एट वेरेनेस। तो यहाँ पर वही दिखा रहा है कि वेरेनेस में उसको कैसे बंदी बनाया गया। उसके बाद द पर्शियन मॉब के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, कैसे पेरिशियन मॉब मतलब पेरिस के जो मॉब थे वो कैसे उत्तीत हो गए थे, उसके बारे में यहाँ पर बोल रहे। देन द सैन कलुटेस जैकोबिन क्लब। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। जैकोबिन और जिरोंडिन वहां पर दो ऐसे गोष्ठी थे जो बाद में 1791 के बाद से बहुत मैंने स्पेशल जगह 1789 के बाद से वो धीरे धीरे करके स्टैब्लिश होने लगे थे। और ये दो ही लिबरल अपने सोच रखते थे, दोनों ही रेवोल्यूशन के सपोर्ट थे। लेकिन जैकोबिन और जिरोंडिन का आइडियोलॉजी में थोड़ा सा फर्क था कि जैकोबिन बहुत ज्यादा मतलब देखा जाए तो बहुत ज्यादा रेडिकल टाइप का था।
वो मतलब अपने रेगुलेशन के पक्ष में वो रेगुलेशन को जिताने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जिरोल्डीन वो भी रेगुलेशन के पक्ष में था, लेकिन इतना नहीं कि मतलब कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इतना नहीं था जिरोल्डीन, मतलब वो थोड़ा सा नरम मॉडरेट टाइप का था, वो नरम और नरम दल टाइप का था। और जैकोबिन जो थे वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट टाइप का था। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन द वर्किंग मैन ऑफ पेरिस अलाउड द रेवोल्यूशनरी बुर्जुआस टू लीड देम। तो इसमें क्या हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन की शुरुआत में क्या देखा था, द वर्किंग मैन ऑफ पेरिस, जो पेरिस में जो लोग काम करते थे, अलाउड द रेवोल्यूशनरी बुर्जुआस टू लीड देम। वो क्या किया, ये चीज को अलाउ किया था कि जो बुर्जुआ लोग है, मतलब मिडिल क्लास लोग है, वो उनको लीड करे। तो इसमें वही चीज हुआ था। तो अभी जैकोबिन क्लब में स्पेशली देखा जाए, जैकोबिन क्लब में मिडिल क्लास लोग, मतलब वो बुर्जुआस लोग ही थे। तो आम जनता यही चाहते थे कि ये सब पार्टी हमने लीड करे। तो लेकिन क्यों लीड करे, क्योंकि उस टाइम में ऊपर के जो क्लास थे, पहले क्लार्जी थे, या दूसरे बात जो थे फर्स्ट स्टेट में क्लार्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थे। तो ये दोनों से भरोसा उन लोगों को उठ चुका था, क्योंकि उनको टैक्स पेमेंट करते करते वो लोग थक गए थे। और उसके नीचे आते थे जो थर्ड स्टेट, जो जहां पर बुर्जुआ लोग थे। और बुर्जुआ लोग के जो हालत थे, ये किसान के हालत या मतलब वर्कर्स और पीजेंट के हालत के जैसे ही थे। तो आम जनता ये सोचते थे कि बुर्जुआ लोग को ही, मतलब उनको अपने उनके लीडरशिप में हम लोग आगे बढ़े। और ये भी सोचना इसलिए होता था कि बुर्जुआ लोगों के पास पैसा है, और दूसरी बात है ये एडुकेटेड लोग हैं, तो इनका सोचना होता है। But by 1790s, the sans Salutes were beginning to the politically active in their own right. तो 1790 में क्या हुआ, ये चीज were beginning to be politically एक्टिव। तो ये पॉलिटिकली एक्टिव किया गया इन देयर ओन राइट। तो मतलब एक वहां पर ये चीज एक्टिव हो गया कि इसमें क्या बोला गया, देन वेयर कॉल्ड सैन कैलुटस लिटरली विदाउट ट्राउजर्स। तो इसमें जो सैन कैलुटस थे, इसमें क्या बोला जा रहा था, लिटरली विदाउट ट्राउजर्स। तो मतलब ट्राउजर्स के सिवा क्या देखते हैं, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, बिकॉज द वर्किंग मैन वोर लूज ट्राउजर्स इंस्टेड ऑफ द टाइट नी ब्रीचेस ऑफ द नोबिलिटी। तो वर्किंग लोग क्या करते थे, वो जो टाइट नी ब्रीचेस, मतलब जो नोबिलिटी लोग होते हैं, नोबिलिटी लोगों का कपड़ा अगर देखा जाए ना, तो वो लोग जो अपने नी तक वो अपना कपड़ा पहनते थे, और एक टाइट ब्रीचेस टाइप का, मतलब टाइट पैंट टाइप का वो लोग पहनते थे। तो उसके जगह में क्या किया, उन्होंने एक लूज ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट किया, जिसका जो अपने मतलब एकदम पैरों के नीचे तक वो आएगा। तो ये चीज वहां पर धीरे धीरे करके वर्किंग मैन वो चीज ले आना स्टार्ट कर दिया। इवेंचुअली सैंस मतलब ये ट्रेडिशन वो ले आना स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो पहले से ही था, लेकिन ये ट्रेडिशन ले आना स्टार्ट कर दिया। अब देखा जाए, जो मतलब ये चीज आ गया कि जो मतलब वहां पर राज करने वाले थे, राज करने वाले से पहले होते कि पार्लियामेंट में सिर्फ वही लोग जा सकते जिसका नी था कि उसका ब्रीचेस है। लेकिन अभी देखा जो आम जनता जो ट्राउजर्स पहनने वाले थे, वो भी जा पा रहा था। तो इवेंचुअली सैन कैलुटस केम टू रेफर टू एनी रेवोल्यूशनरी सिटीजन। तो ये चीज क्या हुआ, ये कोई भी रेवोल्यूशनरी सिटीजन, मतलब कोई भी रेवोल्यूशन कर सकते ऐसे सिटीजन को ये चीज मतलब ये रेफर कर सकते हैं, मतलब वो ये पहन सकते हैं उसी तरह से जब पहन सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर एक यहाँ पर देखा जाए एक नोबिलिटी लोग जो राइट साइड में है, और यहाँ पर सैन कैलुटस जो आम जनता है, उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब दोनों के जो ड्रेसिंग सेंस में उसमें थोड़ा सा फर्क यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद अटैक ऑन ट्यूलरिस जो वहां पर प्रासाद थे, उसमें कैसे अटैक हुआ था, इसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है। द रॉयल फैमिली वाज लिविंग अंडर हाउस एरेस्ट इन द ट्यूलरिस पैलेस। तो रॉयल फैमिली को क्या किया, वहां पर अंडर हाउस एरेस्ट, मतलब वो घर के बीच में जो प्रासाद है उसमें उनको बंदी बनाया गया, मतलब घर में ही बंदी बनाया गया। एंड मतलब वो जो वहां पर वो जो बॉर्डर में जो पकड़े गए थे, वहां से उसको उठाकर वो उनको ट्यूलरिस पैलेस में डाला गया, वहां पर उनको घरबंदी करके वहां पर रखा गया था। An angry mob got into the building on June 20, 1792 and found their way to the king. तो एंग्री मॉब क्या किया, 20 जून को 1792 में वो क्या किया, बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश किया, और क्या को राजा को ढूंढने लगे। दे काउड शाउटेड इंसल्ट्स एंड वाज इन एन अगली मूड। तो क्या किया, वो चिल्लाने लगे और क्या किया, राजा की इंसल्ट करने लगे, और राजा को उस टाइम में उनको मतलब उनको खत्म करने के बारे में बोल रहे थे ये चीज। The king remained calm and obediently put on the red cap of a liberty, a symbol of revolution at the mob's instance. तो किंग क्या किया, वो शांत से धीर से वो क्या किया, उन लोगों का बात माना, और रेवोल्यूशन का जो रेड कैप था, वो रेड कैप को जो लिबरलाइजेशन का जो प्रतीक था, ये सिंबल था, तो वो चीज को अपने मॉब के इंसिस्ट में वो पहन लिया था। तो मतलब उनको पास मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था उनके पास।
तो ये देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया नेक्स्ट स्लाइड में। अगस्त 10 1792 अटैक ऑन द ट्यूलर्स। ट्यूलर्स में जब अटैक हुआ था उसके यहाँ पर फोटो यहाँ पर डाला गया, कैसे वहाँ पर ट्यूलर्स में उस टाइम में अटैक हुआ था। तो उसके बाद द एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16। अब लुइस 16 को कैसे हत्या किया गया था उसके बारे में, मतलब उसको कैसे उनके खिलाफ डिसीजन लिया गया कि इसको मार दिया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बट पुट इन प्लेस बाई मॉडरेट रेवोल्यूशनरीज गेव वे टू ए रेडिकल रिपब्लिक। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की सिस्टम था, तो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बारे में, मैंने बोला कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉर्म हुआ था, लेकिन सभी चीज ठीक था। 1789 से देखा जाए 1791 तक सभी चीज ठीक था, लेकिन 1791 में जाकर राजा जब भागने की कोशिश की तभी से हालत बिगड़ना स्टार्ट कर दिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पुट इन प्लेस बाय मॉडरेट रेवोल्यूशनरिस्ट। तो यहाँ पर क्या क्या मॉडरेट जो रेवोल्यूशनिस्ट थे, मतलब जो नरम दल थे जो रेवोल्यूशनिस्ट के अंदर, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम में थे। गेव वे टू ए रेडिकल रिपब्लिक। तो एक रेडिकल रिपब्लिक सिस्टम वो बनाना चाहते थे, मतलब वो रेडिकल रिपब्लिक के जो रास्ते थे उसी हिसाब से वो चाहते थे। द नेशनल कन्वेंशन डिसाइडेड। तो पहले थे जनरल असेंबली, बाद में जाकर जो नया संविधान के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आए थे तो वो था नेशनल कन्वेंशन। ये नेशनल कन्वेंशन क्या डिसाइड किया था, टू पुट लुइस ऑन ट्रायल फॉर हिज क्राइम्स। तो ये लुइस 16 को उन ट्रायल किया जाए, मतलब उनका विचार किया जाए उनको जो क्राइम किया था उसके लिए। ऑल्दो हिज गिल्ट वाज नेवर एन इशू। तो उनके जो गिल्ट था ये क्या था, although his guilt was never an issue, there was a real debate in the convention on whether the king should be killed। तो इसमें उनका गिल्ट तो ये प्रमाण हो गया था कि वो गिल्टी है, लेकिन ये बात था कि उनको दोषी अगर माना गया तो उनको कैसे उनको पनिश किया जाए, मतलब उनको हत्या किया जाए या उनको रखा जाए, ये मेनली डिबेटेबल चीज था। दे वोटेड फॉर हिज एग्जीक्यूशन। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट किया कि उनको मारा जाए, एग्जीक्यूशन किया जाए। On January 23, 1793, Louis Capet went to the guillotine in the place de la Concorde, where a statue of his predecessors, Louis XV, once stood। तो एक टाइम में देखा जाए 1793 का 23 जनवरी यहाँ पर लुइस कैपेट यहाँ पर लिया गया था, वहां पर जहां पर एक गिलोटिन नाम का एक जो जंत्र था वहां पर उसको लिया गया था। और वहां पर क्या कि वो जो पहले उनका जो पिताजी थे जहां पर लुइस 15 थे, जहां पर एक टाइम खड़े होकर भाषण दिया था, वहां पर वहां को ले गया था और वहां पर ही उनको गिलोटिन में उनको हत्या किया गया था। अब गिलोटिन कैसे एक यंत्र है, गिलोटिन नाम का एक बंदा ये गिलोटिन नाम का एक यंत्र बनाया था, जिसमें देखा जाए कि वो बीच में राउंड टाइप का चीज होता है और ऊपर में एक देखा जाए जो शार्प टाइप का एक लोहे का चीज होता है। तो उसके अंदर अपने जो मुंडी के जो गला है उसको वहां पर फंसा देना पड़ता है, फिर ऊपर से वो लॉक कर दिया जाता है, फिर ऊपर से वो शार्प वाला जो लोहे का जो चीज है वो उसको ऊपर से फेंक दिया जाता है, फिर वो क्या करता है तुम्हारे गर्दन के ऊपर आते हैं और गर्दन वहां से कट जाता है। ये है गिलोटिन बेसिकली। तो इससे उस टाइम में ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था गिलोटिन वाला, क्योंकि इससे जो पहले जो बंदा को मारा गया था ये लुइस 16 है, फिर धीरे धीरे करके ये बहुत सारे बंदे को मारा गया था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग लास्ट में शायद ये रोबोस्पियर को मारा गया था इससे। एट द स्कैफोल्ड ही सेड आई फॉरगिव दोस हु आर गिल्टी ऑफ माय डेथ। तो वो लास्ट में उनको मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था लुइस 16 के पास, तो वो क्या बोला था उन्होंने, वो बोला था आई फॉरगिव दोस हु आर गिल्टी ऑफ माय डेथ। जो मेरे डेथ के लिए जो लोग दोषी है मैं उनको क्षमा करता हूँ, ठीक है। मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये उन्होंने बोलने के लिए मजबूत था, क्योंकि उस टाइम में तो मरने से पहले वो यही बात बोले थे। तो यहाँ पर फोटो दिया है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16, कैसे लुइस 16 के उस टाइम में उसका एग्जीक्यूशन जब हो रहा था, ये चीज यहाँ पर एक फोटो दिया गया है। उसके बाद द राइज ऑफ जैकोबिन्स। तो जैकोबिन्स के राइज कैसे हुआ यहाँ से देखते हैं हम लोग। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फेल एंड ही किंग and the king was put on a trial। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम जब फेल हो गया तो उसके बाद जब किंग को ट्रायल में डाला गया फॉर ट्रीजन इन दिसंबर, तो ये 1792 की बात किया जा रहा है। द जिरोंडिन्स आर्गुड अगेंस्ट हिज एग्जीक्यूशन। तो इस टाइम एक डिबेट हो रहा था पार्लियामेंट में, तो ये 1792 के दिसंबर के आसपास। तो ये मतलब लुइस 16 को मारा जाए कि नहीं मारा जाए, ये उसका एग्जीक्यूशन हो कि नहीं हो। जिरोंडी लोग बेसिकली चाहते हैं कि लुइस 16 को बंदी करके रखा जाए, लेकिन जैकोबिन लोग चाहते थे कि नहीं, लुइस 16 को मारा जाए।
द जैकोबिन्स थॉट ही नीडेड टू डाई, तो उनको मरना चाहिए, जैकोबिन्स लोग यही सोचते थे, टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द रेवोल्यूशन, अगर रेवोल्यूशन को बचाना है, रेवोल्यूशन को सेफ्टी रखना है तो उनके मरना जरूरत है। When the Jacobins were successful, the tide turned against the Girondins. तो जैकोबिन्स जब सक्सेसफुल हो गया था तो वहां पर क्या हुआ था, जो टाइड टर्न्ड अगेंस्ट द जिरोंडिन्स, जो जिरोंडिन्स के खिलाफ वहां पर जो लोग थे वो लोग चले गए थे। तो जैकोबिन ने क्या किया, द जैकोबिन्स इन द नेशनल कन्वेंशन हैड 22 जिरोंडिन्स लीडर्स, मतलब जिरोंडिन्स लोग ऑब्वियसली वो लोग नहीं चाहते थे कि हम ये यहाँ पर इनको मतलब राजा को ये किया जाए, उनको एग्जीक्यूशन किया जाए। तो लोग मतलब वहां से पार्लियामेंट में जितने भी लोग थे सभी की जनरल असेंबली में वो जिरोंडिन्स के खिलाफ हो गए थे। जिरोंडिन्स को क्या किया गया, नेशनल कन्वेंशन में 22 जिरोंडिन लीडर्स अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया था एंड उनको भी एग्जीक्यूशन हुआ था। तो 22 जिरोंडिन लीडर को एग्जीक्यूशन कर दिया था। अब जिरोंडिन्स का कोई वजूद नहीं रहा, तो वहां पर क्या हुआ, जैकोबिन ऑटोमेटिकली जैकोबिन्स हैड ओन, तो जैकोबिन जीत गया था वहां पर। अब देखते हैं वहां पर नेक्स्ट मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर, ये जो यहां से इनके हाथ से स्टार्ट हुआ था यहां पर रेन ऑफ टेरर। देखा जाए टेरर इज नथिंग अदर देन जस्टिस, प्रॉम्प्ट, सिवियर, इनफ्लेक्सिबल। तो उन्होंने क्या एक स्पीच दिया था, उन्होंने बोला था टेरर इज नथिंग अदर देन जस्टिस। तो टेरर कुछ भी नहीं है एक जस्टिस के अलावा, एक प्रॉम्प्ट के अलावा, एक सिवियर के अलावा, इनफ्लेक्सिबल के अलावा। ठीक है, तो ये उनका स्पेशली मानना था कि जस्टिस मतलब जो न्याय, सिवियर मतलब कठोर, और ये सब उनका ये मानना था। जो इनफ्लेक्सिबल है नमनीय था। ठीक है, तो ये उनका मानना था कि ये और प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना। ठीक है, तो उनका मानना था कि टेरर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चीज को आगे ले जाने के लिए चाहिए, ये सब चीज को आगे ले जाने के लिए चाहिए। The reign of terror after the death of Louis XVI in 1793, तो 1793 के जो जनवरी में लुई 16 का डेथ हो गया, द रेन ऑफ टेरर बिगन, यहां से रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ और लगभग देखा जाए 1794 के 20 तक ये चला था। तो मतलब एक साल के ऊपर ही ये रेन ऑफ टेरर चला था। यहां पर क्या हुआ, अब मेरी आंतोइनेट लेड ए पैरेड ऑफ प्रोमिनेंट एंड नॉन सो प्रोमिनेंट सिटीजन्स टू देयर डेथ्स। तो यहाँ पर मेरी आंतोइनेट से यहाँ पर ये चीज शुरू हुआ। पहले हत्या किया गया था कि राजा लुई 16 को, उसके बाद मेरी आंतोइनेट को, और उसके बाद देखा जाए जो जो प्रोमिनेंट सिटीजन से ये सबको धीरे धीरे करके वो डेथ का शिकार होना पड़ा था, वो जो गिलोटिन से। द गिलोटिन द न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एगालिटेरियन जस्टिस। तो इसमें क्या होता था, एक नया इंस्ट्रूमेंट बन गया था जो वहां पर जस्टिस देना था। एगालिटेरियन का मतलब है समानाधिकारीवादी, तो जहां पर समान अधिकार मतलब सबको समान अधिकार दिया जाता था जस्टिस के लिए। मतलब कोई भी तुम दोष कर लो, तुम्हें जस्टिस कैसे मिलेगा, तुम्हें गिलोटिन में ले जाएगा, गिलोटिन में जाकर मार दिएगा, मतलब सबको एक ही तरीके से मौत मिलेगा। ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था। वाज पुट टू वर्क, तो यहाँ पर ये चीज काम में आ रहा था। उसके बाद क्या है, पब्लिक एग्जीक्यूशन वर कॉन्सिडर्ड एजुकेशनल। तो पब्लिक एग्जीक्यूशन ये इसको विचार किया गया था एज ए एजुकेशनल हिसाब से, मतलब एजुकेशन पर्पस में इसको यूज किया गया था। वुमेन्स वर एनकरेज, वुमेन को एनकरेज किया गया था टू सीट, वहां पर बैठने का, एंड नीट मतलब बुनने का, ड्यूरिंग ट्रायल्स एंड एग्जीक्यूशन, जब ब्रिजार्ज चलेगा मतलब जब न्याय चलेगा और एग्जीक्यूशन होगा तब वुमेन वहां पर बैठकर वो बैठ सकते हैं, वो बुन सकते हैं, मतलब कपड़े बुनना जो होता है। द रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ 2400 पीपल। तो वहां पर रेवोल्यूशनरी जो ट्राइब्यूनल थे, मतलब जो न्याय करते थे, उन्होंने उनके ऑर्डर पे देखा जाए उस टाइम में जो एक साल के ऊपर रेन ऑफ टेरर चला था, तो प्राय कम से कम 2400 पीपल उनका एग्जीक्यूशन हुआ था इन पेरिस बाय जुलाई 1794। अक्रॉस फ्रांस 30,000 पीपल फॉर लॉस्ट देयर लाइव्स। तो इस टाइम कम से कम 30,000 के लोग आसपास लोग जो अपने लाइफ को मतलब खो दिए थे, मतलब वो मारे गए थे, इस टाइम एग्जीक्यूशन हुए थे। तो रेन ऑफ टेरर जब चला था तो फ्रांस का हालत बहुत ही खराब था, बहुत ही मतलब दर्दनाक हालत था उस टाइम में। उसके बाद वॉच कमिटीज, द टेरर वाज डिजाइंड टू फाइट द एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन। टेरर को ऐसी तरह से डिजाइन किया गया कि जो रेवोल्यूशन के खिलाफ है उनके खिलाफ हम लोग मतलब उनके खिलाफ वो लोग लड़ सकते हैं, टू प्रिवेंट काउंटर रेवोल्यूशन फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड। ऑब्वियसली जब टेरर चला था तो उसके खिलाफ भी काउंटर रेवोल्यूशन होना स्टार्ट कर दिया, मतलब इस टाइम में जो रेन ऑफ टेरर का इनका पर्पस क्या था, रेवोल्यूशन को जिताना। और ऑब्वियसली जो इतना रेन ऑफ टेरर चला था कि उसके खिलाफ भी एक काउंटर रेवोल्यूशन होना स्टार्ट कर दिया, मतलब रेवोल्यूशन के खिलाफ एक काउंटर रेवोल्यूशन हो रहा था जिसका काम था रेन ऑफ टेरर को खत्म करना। मोस्ट ऑफ द पीपल राउंडेड अप वर नॉट एरिस्टोक्रेट्स बट ऑर्डिनरी पीपल। अब इनमें क्या हो रहा था
पहले मैंने ही बोल दिया कि पहले हुआ था कि क्लार्जी और नोबिलिटी के पास से पावर चला गया, उसके बाद वो आया बुर्जुआ के लोगों के पास, बुर्जुआ यानी मिडिल क्लास पीपल। अब जो आम जनता है, मतलब वर्कर्स और पीजेंट्स लोग है, ये लोगों को जो बुर्जुआ लोग है इनके ऊपर से भरोसा चले गए थे। इस टाइम में देखा जाए एरिस्टोक्रेटिक लोग भी मिडिल क्लास लोगों के खिलाफ वो लड़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये आम जनता लोग, ये क्या है कि ये बुर्जुआ के ऊपर भी उनके भरोसे नहीं थे, और पिछले तो एरिस्टोक्रेटिक लोगों का हिस्ट्री वो लोग जानते ही है, तो एरिस्टोक्रेटिक लोगों के ऊपर भी उनका भरोसा नहीं थे। तो ये ऑर्डिनरी पीपल क्या किया, उन्होंने अपने हिसाब से राउंड अप करना स्टार्ट कर दिया। ए मैन एंड हिज फैमिली माइट गो टू द गिलोटिन्स, तो एक लोग आदमी और उसके फैमिली को जब गिलोटिन में ले गया जा रहा था फॉर सेइंग समथिंग क्रिटिकल ऑफ द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, तो वो क्या किया उस टाइम में चिल्ला चिल्ला के गवर्नमेंट के खिलाफ वो बोलना स्टार्ट कर दिए, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सिस्टम था। वॉच कमिटीज अराउंड द नेशंस वेयर एनकरेज टू अरेस्ट, तो वॉच कमिटी क्या करते थे पूरे नेशन में, जो एनकरेज करते थे अरेस्ट करने के लिए, उसमें किसको अरेस्ट करने के लिए, सस्पेक्टेड पर्सन्स को, दोस्त हु ईदर बाय देयर कॉन्टैक्ट or their relationships, by their remarks or by their writing are shown to be partitions or tyranny and federalism and enemies of liberty। तो इसमें ये चीज देखा जाता कि ये लॉ सस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, मतलब 1793 में जो आया था उसमें जो किया गया था, जो सस्पेक्टेड पर्सन है, किस बेसिस में सस्पेक्टेड पर्सन है, जिसका रिलेशनशिप है कुछ, मतलब ऐसे कुछ लिखो जो तुम रेगुलेशन के खिलाफ हो, ऐसा कुछ काम करो जो रेगुलेशन के खिलाफ हो, तुम मतलब कोई भी एक्टिविटीज करो जो रेगुलेशन के खिलाफ हो, तो तुम्हें लॉ सस्पेक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, फिर तुम्हें मतलब एक नाम का ट्रायल होगा, फिर तुम्हें डाला दिया जाएगा, वो गिलोटिन के ऊपर सामने डाला दिया जाएगा, फिर तुम्हें एग्जीक्यूशन होगा तुम्हारा। तो यही चीज होता है, और एक बार अगर तुम गिल्टी साबित हो गए तो तुम इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, फिर तुम्हें गिल्टी मानकर तुम्हें वहां पर भेजा जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज। अब सिविल लिबर्टीज वर सस्पेंडेड, सिविल लिबर्टीज को क्या किया गया, इसमें सस्पेंड किया गया। यहां पर क्या बोला जा रहा है, द कन्वेंशन ऑर्डर दैट इफ मैटेरियल और मोरल प्रूफ एग्जिस्ट आर इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑफ विटनेस द लेटर विल नॉट बी हर्ड unless the formally should appear necessary either to discover accomplice or for other important reasons concerning the public interest। यहाँ पर सिविल लिबर्टीज जो था उसको सस्पेंड किया गया। उसमें बेसिकली जो चीज बोला जा रहा है, द कन्वेंशन ऑर्डर, मतलब जो नेशनल कन्वेंशन थे उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि इफ मैटेरियल और मोरल प्रूफ एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसा प्रूफ अगर रहा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स रहा, ऐसा कोई मोरल प्रूफ रहा जो इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑफ विटनेस, मतलब जो जिस लोगों को मैंने पकड़ कर लेकर आए एग्जीक्यूशन के लिए उसके लिए एविडेंस है, तो इसमें क्या है, द लेटर विल नॉट बी हर्ड, बाद में उनको वो सब सुनाने का। एक बार तुम गिल्टी साबित हो गए तो जिस तुम्हारे लिए जितने भी विटनेस आ जाए तुम्हें वो सब देखा नहीं जाएगा, तुम्हें गिल्टी माना जाएगा। अनलेस द फॉर्मेलिटी शुड अपीयर नेसेसरी, तो उसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी रहेगा। फॉर्मेलिटी क्या है, तुम्हें एग्जीक्यूशन करने का सॉरी। तो उसके बाद है either to discover accomplices or for other important reasons concerning the public interest। तो इसमें उसके बाद तुम्हें लिया जाएगा, दूसरे कोई भी रीजन नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तुम्हें वहां पर ले जाया जाएगा और तुम्हें गिलोटिन में ले जाकर तुम्हें वहां पर हत्या किया जाएगा। The premises of the declarations of the right of man were forgotten। तो जो लोगों के लिए जो राइट को लेकर जो डिक्लेरेशन किया गया था, ये डिक्लेरेशन किया गया था 1791 में, तो फाइन वो 1793 में आकर उसे ये प्रॉमिस को डिक्लेरेशन को फॉरगेट कर दिया गया, मतलब उसे भूल गया 1793 में आकर। टेरर वाज द ऑर्डर ऑफ द डे, तो टेरर क्या हो उस टाइम का, उस टेरर किससे ही पूरा दिन स्टार्ट होता था, दिन खत्म होता टेरर से। इन द वर्ड्स ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, सॉफ्टनेस टू ट्रेटर्स विल डिस्ट्रॉय अस ऑल। अगर ट्रेटर्स जो बिट्रेटर्स है उसके लिए हम लोग उनके सॉफ्टनेस दिखाए, मतलब हमने हार्ट उनके लिए हम लोग वीक हो जाए, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे पूरे सोशल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब इसके खिलाफ जितने सख्त कार्रवाई किया जाए तो वही करो, ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को मानना था। उसके बाद लास्ट विक्टिम ऑफ द रेन ऑफ टेरर, तो लास्ट विक्टिम क्या था रेन ऑफ टेरर का, इवन द रेडिकल जैकोबिन्स द सपोर्टर्स ऑफ रोबेस्पियर कम टू फील दैट द टेरर मस्ट बी स्टॉप। तो 1794 में क्या हुआ, तो उस टाइम में बहुत सारे रेडिकल्स लोग थे जो जैकोबिन्स के लोग थे, ये धीरे धीरे मानना स्टार्ट कर दिया कि रोबेस्पियर जो काम कर रहा है ये इसको अब स्टॉप करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा खून खराबिया हो गया। तो उन्होंने क्या किया, दांतन रोज इन द
कॉन्वेंशन कॉलिंग फॉर एन एंड टू द टेरर, ही वाज इन इट्स नेक्स्ट विक्टिम। तो दांतन रोज जो एक टाइम में रोबोस्पियर का साथी था, ये भी क्या किया, इन्होंने भी कॉन्वेंशन, नेशनल कॉन्वेंशन में ये चीज बोला कि टेरर को खत्म होना चाहिए, तो उनको भी मार दिया गया, मतलब ये नेक्स्ट विक्टिम हो गया, मतलब रोबोस्पियर के निर्देश में उनको भी मारा गया। फिर व्हेन रोबोस्पियर कॉल्ड फॉर ए न्यू पार्च इन 1794 ही सीम टू थ्रेटन द अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो रोबोस्पियर ने क्या किया इस टाइम 1794 में, उन्होंने ही सीम टू थ्रेटन द अदर मेंबर्स, तो दूसरे जो मेंबर थे पब्लिक सेफ्टी के कमिटी का, इनको उनको लगा कि ये रोबोस्पियर उनके लिए एक थ्रेट है, मतलब जैसे रोबोस्पियर अब अंदर के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया तो रोबोस्पियर उनके लिए भी थ्रेट हो जाएगा, मतलब आगे जाकर रोबोस्पियर हमें भी मार सकता है। तो जैकोबिन्स हैड इनफ, कैम्बन रोज इन द कन्वेंशन एंड सेड, तो कैम्बन रोज उस टाइम में क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि इट इज टाइम टू टेल द होल ट्रूथ, इस टाइम है सभी सही सच बताने का। वन मैन अलोन इज पैरालाइजिंग द विल ऑफ द कन्वेंशन, एक आदमी अकेला ही वो कन्वेंशन को चला रहा है अपने हिसाब से, एंड दैट मैन इज, पूरे कन्वेंशन को पैरालाइज करके रखा है, एंड दैट मैन इज रोबोस्पियर, और वो बंदा है रोबोस्पियर। अदर्स क्विकली रैलीड टू हिज सपोर्ट, तो बाकी जो लोग हैं उनके सपोर्ट में आ गए थे। रोबोस्पियर वाज अरेस्टेड, तो रोबोस्पियर को फाइनली अरेस्ट किया गया था एंड सेंट टू गिलोटिन द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही उनको नेक्स्ट डे में उनको गिलोटिन में भेजा गया। लास्ट विक्टिम ऑफ द रेन ऑफ टेरर, उनको मार दिया गया, और ये उनको जैसे ही मौत हुआ रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया, ये 1794 में हुआ था। तो अब नया साल आ रहा है 1795, तो इतने तक देखा जाए, इतने यहां तक मतलब आम जनता लोग था, इनका ये भरोसा उठ गया। पहले 1789 तक पूरे मोनार्की सिस्टम था, 1789 से 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम था, 1791 से 1792 तक भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की धीरे धीरे आ रहा था। लेकिन उसके बाद वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो बुर्जुआ क्लास है, बुर्जुआ क्लास ने अपने पावर को लेकर आए थे 1792, 1793, 1794, यही तक बुर्जुआ क्लास का पूरा पावर था। अब जो आम जनता है, आम जनता के मतलब ऊपर के क्लास के उन मोनार्की वाला सिस्टम के ऊपर भी भरोसा चला गया, उनके भरोसा भी चला गया, मतलब जो नोबिलिटी क्लास है उनके ऊपर भी, बुर्जुआ क्लास के ऊपर उनका भरोसा चला गया, तो वो भी ना कंफ्यूज हो गए, तो अब क्या होगा। तो इसी टाइम पीरियड में देखा जाए 1795 की बात किया जा रहा, people had grown tired of the instability and bloodshed of the revolution and were ready for something more moderate। तो इसमें क्या है, पीपल टायर्ड हो गए थे उस टाइम में ऑफ द इंस्टेबिलिटी, जो मतलब बार बार जो हालात चेंज हो रहे थे, मैंने अभी जो बोला है कि बार बार वहां पर चेंज हो रहे थे, और ये उसी टाइम पीरियड के बात जा रहा है कि जहां पर फ्रांस के अंदर में जो हालात चल रहा था, ये सिर्फ फ्रांस का अंदर का हालात है, बाहर से भी फ्रांस को अटैक किया जा रहा था, बाहर से भी बहुत सारे कंट्री मिलजुल कर फ्रांस को अटैक कर रहे थे। क्यों? कारण ये नहीं थे कि फ्रांस में पहले वहां का जो ओल्ड वाला सिस्टम मोनार्की सिस्टम थे, इसको हटाया जा रहा था, तो वो भी ये लोग डर रहे थे कि आज फ्रांस में जो रेवोल्यूशन की वजह से जो वहां का जो मोनार्की सिस्टम हट रहा है, ये कल हमारे कंट्री में हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि हमारे सोल्जर को भेजे, वहां के जो आम जनता जो वहां पर राइट करे उसको खत्म करें। तो स्पेशली वो देखा जाए लुई 16 के सपोर्टर थे बाहर के कंट्री के, जो जितने भी कंट्री थे, जैसे इंग्लैंड, वहां पर इंग्लैंड, रशिया, ये सब कंट्री, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये सभी कंट्री, मतलब ये सब इसको सपोर्ट करते थे। तो उसके बाद पीपल हैड ग्रोन, तो वहां पर ये तो मैंने बोल दिया। बाय 1795 द रिपब्लिक वाज गॉन, तो उसके बाद 1795 में रिपब्लिक को हटाया गया। एंड 5 मेन विथ बिजनेस इंटरेस्ट, तो बिजनेस इंटरेस्ट से 5 लोग जिन्होंने क्या किया, हैड द एग्जीक्यूटिव पावर इन फ्रांस, तो वो फ्रांस का एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास अब आ गया। दिस न्यूज गवर्नमेंट वाज कॉल्ड द डायरेक्टरी, अब एक नया गवर्नमेंट सिस्टम बना, जो गवर्नमेंट सिस्टम 1795 से स्टार्ट करके 1799 तक चला था, ये था क्या, डायरेक्टरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 4 साल तक ये गवर्नमेंट सिस्टम चला था। इट वॉज फॉर मोर कंजर्वेटिव देन द जैकोबिन रिपब्लिक हैड बीन, तो जैकोबिन रिपब्लिक जो गवर्नमेंट थे उनके वो जो थे उससे भी बहुत ज्यादा ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट था। इट वॉज ऑल्सो इनएफेक्चुअल, ये भी एक इनएफेक्चुअल साबित हुआ था, मतलब इसका भी बहुत सारे खामियां है, ये भी यहाँ पर देखा गया था। तो उसके बाद 1795 के बाद 1799 के बाद क्या हुआ, अब आ गया एक बंदा, जो बंदा पूरे फ्रांस की हिस्ट्री को अकेले के दम से चेंज किया, और भी देखा जाए फ्रांस के साथ साथ पूरी यूरोप को भी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। ये था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ये बंदा मतलब पूरा यूरोप की हिस्ट्री को चेंज करने के लिए एक इनका बहुत बड़ा रोल है।
तो और जिसका इंपैक्ट सिर्फ यूरोप में नहीं पूरे वर्ल्ड में पड़ा था बाद में जाकर देखा जाए तो 19th सेंचुरी में, अगर देखा जाए 19th सेंचुरी में उसको हम लोग मतलब जो 1801 से स्टार्ट करके 1900 तक होते, इसमें अगर हम लोग 25 इयर्स के मानकर चले तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 1801 से 1825 ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड में मतलब नेपोलियन बोनापार्ट तो थे 1815 तक, लेकिन ये टाइम पीरियड में पूरा राज किया था नेपोलियन बोनापार्ट, मतलब उनके ही दबदबा चल रहा था यूरोप में, ये बोला जा सकता है। तो द पीपल रेडिली एक्सेप्टेड द कूप डिटेट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन 1799। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे और वो धीरे धीरे पीपल लोग उनको एक्सेप्ट कर लिया। फिर नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में वो क्या हुआ, फ्रांस के समता में धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया। द रेवोल्यूशन वॉज ओवर और वाज इट? तो रेवोल्यूशन खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है, ये एक सवाल यहां पर है। तो आज यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो सेकंड पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के हम लोग सेकंड जो टॉपिक है हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे। अभी भी एक सवाल यहां पर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर तो मतलब कंटेंट तो खत्म हो गया, लेकिन ये सवाल खत्म नहीं हुआ कि रेवोल्यूशन सच में खत्म हुआ है या अभी भी चल रहा है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।